झारखंड का कोलांचल परेशान है। कभी धरती के नीचे धधकती आग से तो कभी रिसाव होते गैस से। एक बार फिर कोलांचल की आवाम परेशान है। मौत से उसका सामना हो रहा है। क्या है वजह इस बार और क्या कदम उठाए जा रहे हैं, ये हम जानेंगे आपके फेवरेट टॉक शो टू द पॉइंट में। धनबाद का केंदवादी मीथेन गैस से परेशान है। कई लोगों की जान जा रही है। हजारों लोग अस्पताल में भर्ती हैं। बीसीसीएल की प्रशासन की अब नींद खुली है और कहां से गैस रिसाव हो रहा है इसका पता लगाने में जुट चुकी है। कि कल रात भर हम सोए न, अपना बेटा का अपना पति का सबका मरते हुए हम कल देखते। और अभी एडमिट है सब हॉस्पिटल में मेरे घर पे। दुर्गंध इतनी कि सांस नहीं लिया जा रहा। लोग सिरदर्द, उल्टी, दम घुटने की शिकायत कर रहे हैं। कुछ लोग अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। कुछ महिलाएं घर से निकलते ही चक्कर खाकर गिर पड़ीं। मीथेन से होने वाली मौत बाज की तरह दबोच लेती है, दबे पांव दस्तक देती है। धनबाद की केंदुआडीह में जिंदगी चीख रही है और मौत बेआवाज। गरीबों की बस्ती का नियम है, पहले मौत आती है, फिर अफसर आते हैं, फिर जांच होती है और अंत में गरीबी गुनहगार साबित होती है। हाकिमों ने सोचा था जहरीली गैस थक कर अपने आप चली जाएगी, गैस का उद्गम खुद अपना पता बता देगा। ऐसा हुआ नहीं। लिहाजा केंदुआडीह में बीते 4 दिनों से जहरीली गैस का रिसाव थम नहीं रहा, जारी है। 2 की मौत और 1000 से ज्यादा लोगों के सांस रुकने या दम घुटने से प्रभावित होने के बाद बीसीसीएल से लेकर जिला प्रशासन तक हरकत में आ गया। आईआईटी, आईएसएम और डीजीएमएस की टेक्निकल टीम को लेकर गैस रिसाव एरिया का मुआयना किया गया। वो सब मेजरमेंट में आ रहा है कि थ्रेशोल्ड से थोड़ा ज्यादा सभी जगह है। कुछ घरों में 1500-1600 तक का भी थ्रेशोल्ड मिला है, जो कि हाईली डेंजरस है। तो यहाँ बहुत पुरानी समस्या ये दशकों से है, ये कोई एक दिन की चीज नहीं है। किंतु हम लोग आज बैठक में यही निर्णय लिए हैं कि जो घरों में लोग रह रहे हैं, जो डेंजर एरिया है, इनको बहुत सालों पहले विस्थापन होना था, नई जगह जाना था, पर कतिपय कारणों से नहीं जा पाए हैं। तो उनसे हम लोग आज बैठक करके ये अनुरोध ही किए कि समय सीमा तय करके यहाँ से शिफ्ट हों। और टेम्परेरी सोल्यूशन के रूप में हम लोगों ने कुछ टेम्परेरी टेंट्स बना दिए हैं, जहाँ पर रहना, खाना, पानी सब कुछ हम लोग ठीक से रखेंगे इन लोगों को, जब तक कि ये जो वातावरण है वो सामान्य नहीं हो जाता है। बीसीसीएल के तरफ से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर के अपने सभी ग्रामीण भाइयों जो भी वहाँ पे प्रभावित हमारे लोग हैं, उनके लिए हर संभव और हर उचित व्यवस्था मेडिकल की हो, एम्बुलेंस की हो, उनको टेम्पोररी स्थान में रखने की हो, जो भी उनके समस्या होंगी उसको हल करने के लिए बीसीसीएल हर प्रभावी कदम उठा रहा है। तो पुनर्वास जो है वही इसका एकमात्र सोल्यूशन है। यहाँ पे जितना जल्दी विस्थापन होगा तो ये आदमियों की और यहाँ पे जितने भी फैमिलीज रह रही हैं उनकी सुरक्षा के लिए ये बेहतर रहेगा। कठिनाई किस तरह से आ रही है, क्या कुछ दिक्कतें हैं उसमें, किस तरह से? देखिए, ये बहुत पुरानी माइंस है और ये पुरानी माइंस अगर मैं देखूं तो ये आज़ादी से पहले जो प्री इंडियन इंडिपेंडेंस एरा है उसकी चली हुई माइंस है। और कैसे चली हुई हैं वो हम उसका इतना ज़्यादा साक्ष्य नहीं है आज की तारीख में। और बहुत ही हेफाजत माइनिंग करी गई थी उस वक्त, ना तो उस वक्त डीजीएमएस के रूल्स रेगुलेशन होते थे, उस वक्त से माइनिंग चल रही है ये। तो ये है कि उस वक्त उसके बाद में इसमें फायर भी लग गई है। बहुत शैलो डेप्थ पे काम हुआ है। 7-8 मीटर से ही यहाँ पे अंडरग्राउंड वर्किंग शुरू हुई है। तो ऑल्दो अभी ये अंडरग्राउंड वर्किंग बहुत सालों से बंद भी है, तो बंद हो चुकी है, बट अभी भी क्या है उसमें कि में फायर है, गैसेस के में उसमें लिबरेट हो रही हैं, तो उसके चलते ये गैस बिल्डअप हो रही है और वही कहीं भी उसको वीक पॉइंट दिखता है तो वो वहाँ से ऊज आउट हो जाती है। केंदुआडीह की जो तस्वीर सामने आ रही है वो प्रशासनिक लापरवाही की भयावह तस्वीर पेश कर रहा है। गैस रिसाव में कम से कम 2 की मौत और हजारों के प्रभावित होने के बाद प्रशासन जागा और माइंस एक्ट के तहत जांच के आदेश दिए गए। अपर समाहर्ता विनोद कुमार के नेतृत्व में बनी कमेटी से 3 दिनों में डीसी को जांच रिपोर्ट देने को कहा गया है।
लेकिन खास बात ये है कि 2 की मौत और हजारों जिंदगियों के प्रभावित होने के बावजूद राहत या पुनर्वास की कौन कहे, पीड़ित परिवारों को कोई मुआवजा तक नहीं मिला है। इन सब के आलोक में एक जांच कमेटी गठित हुई है एसी की अध्यक्षता में। वो इस इंसिडेंट को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करेंगे, यहाँ के आम लोगों से बातचीत करके, पूछताछ करके उनका वक्तव्य मंतव्य भी लेंगे और इन सब के बेसिस पे सेट ऑफ रिकमेंडेशंस देंगे फॉर ऑल एरियाज। मूलतः कुछ बिंदु थे जिसको लेकर लोगों में हताहत है कि सेंट्रल हॉस्पिटल में कुछ लोगों को इलाज में कोताही हुई है, उसकी सच्चाई पता नहीं है। अभी सदर अस्पताल में रेफर करने पर भी बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। इन सब बिंदुओं पर हम लोग जांच कर रहे हैं और अगर इसमें कोई लापरवाही दिखती है तो कार्रवाई भी करेंगे। जिनकी कैजुअलिटी हुई है सर, उनके लिए कुछ मुआवजे वगैरह उस पर अभी हम लोग जानबूझकर चर्चा नहीं किए क्योंकि ऑलरेडी दुख का क्षण है। इसमें पैसे वैसे की बात करना ठीक नहीं है, बट हम लोग उसको जरूर जो उचित मुआवजा है वो बीसीसीएल से भी अनुरोध होगा वो भी करेंगे और बाकी आपदा प्रबंधन में जो हम लोगों का जो मानक है राज्य सरकार से, उसके आलोक में हम लोग उसको मुआवजे देंगे। जिस इलाके में जहरीली गैस मिथेन के रिसाव की बात सामने आ रही है, वो इलाका पहले से ही डेंजर जोन में चिन्हित था। जाहिर है यहाँ रहने वालों का विस्थापन और पुनर्वास बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि मामला गरीबों से जुड़ा था, इसलिए बीसीसीएल हो या जिला प्रशासन, किसी ने मसले को तब तक तवज्जो नहीं दी जब तक कि गैस रिसाव से इनके मरने की खबर न आने लगी। मेरा कहना है ना सर, सबसे पहले गैस बंद कीजिए, आदमी बचेगा तो रोजी भी पाएगा और जगह भी दीजिएगा। पहले बचाइए, गैस बंद कीजिए। यहाँ इसलिए आए कि कल रात भर हम सोए नहीं, अपना बेटा का, अपना पति का, सबका मरते हुए हम कल देखते। और अभी एडमिट है सब हॉस्पिटल में, मेरा घर से। बोलो कुछ नहीं, बस मेरा बात सुने हम लोग का, बोले सॉल्यूशन किया जाएगा। आज 3-4 दिन से सब परेशान है, कोई सॉल्यूशन हो नहीं रहा। अभी मेरे मम्मी पापा दोनों का हालत बहुत खराब है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। छोटा छोटा बच्चा कहाँ कोई जाएगा, कौन देखेगा उन लोगों को। और यहाँ पे ना गैस बंद किया जा रहा, अभी यहाँ पे नहीं बंद कर रहे, दूसरे जगह आप लोग शिफ्ट करेगा, क्या पता वहाँ पे भी निकले गैस, तो फिर हम लोग कहाँ जाएं? गैस बंद कीजिए, हम लोग बहुत दिन से हैं, मेरा बाल बच्चा का हालत खराब हो रहा है, हम लोग हॉस्पिटल में भर्ती कर रहे हैं, सरकार कुछ नहीं सुन रहा है, इसलिए जितना जल्दी हो उतना जल्दी गैस बंद कर दीजिए। संतुष्ट जो है, लेकिन गैस नहीं बंद रहा है तो क्या संतुष्ट रहेंगे? बाल बच्चा मर रहा है, 2 गो 3 गो मर चुका है। बीते 2 दिनों में गैस के रिसाव से 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है, लेकिन क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात होगी? क्या मौत की सही तादाद सामने आएगी? प्रशासन पूरी तरह चौकस है, अलर्ट है। स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर प्रभावित लोगों की जांच कर रही है। राजपूत बस्ती, मस्जिद मोहल्ला और ऑफिसर कॉलोनी के लोगों ने नक्षत्र न्यूज को बताया कि 10,000 लोग रिसाव से प्रभावित हुए हैं। केंदुआडीह के लोगों को लगता है कि प्रशासन उन पर रहम करेगा, उनका पुनर्वास भी होगा और उन्हें रोजगार भी मिलेगा। फिलहाल गैस डिटेक्टर मशीन सटीक लोकेशन ढूंढ रहा है। एक बार गैस का स्रोत मिल गया तो उसे भरने का काम शुरू हो जाएगा। नक्षत्र न्यूज के लिए अमित विश्वकर्मा की रिपोर्ट। इन तस्वीरों को देखने के बाद दिल दहल जाएगा और हमारी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि गरीबों की बस्तियों में पहले मौत पहुंचती है और उसके बाद प्रशासन पहुंचते हैं, हुक्मरान पहुंचते हैं और कहीं ना कहीं इल्ज़ाम उसके बाद उन गरीबों के सर पर ही फोड़ दिया जाता है। ज़रा उस महिला के बारे में सोचिए जिसने बयान में कहा कि उसने अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र, अपने पति को मरते हुए देखा है। कई सवाल हैं और ये सवाल आज का नहीं, दशकों से ये सवाल चला आ रहा है। क्या हुआ आखिर विस्थापन और पुनर्वास नीति का? क्यों जब डेंजर जोन पहले से घोषित है तो इन लोगों को समय रहते क्यों नहीं हटाया गया? क्या बीसीसीएल प्रशासन इंतजार कर रही थी कि इस तरह की घटना हो, दुर्घटना हो, मौतें हो, लोग अस्पतालों में भर्ती हो, तब एक्शन लिया जाए?
तो कोयलांचल की ये समस्या है और अभी ये समस्या ने विकराल रूप लिया है धनबाद के केंदुआडी में, जहां मीथेन गैस का रिसाव हो रहा है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि वो रिसाव हो कहां से रहा है। तो ये समस्या बड़ी है और अब प्रशासन हरकत में आया है, बीसीसीएल हरकत में आई है। अब देखना है कि कब तक लोगों को राहत मिलती है। इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे कि ये कितनी बड़ी समस्या है, क्या इसका कोई समाधान नहीं, क्योंकि डेंजर जोन जब घोषित कर दिया गया तो वहां लोगों को क्यों रहने दिया जा रहा है, क्या हुआ विस्थापन नीति का, क्या हुआ पुनर्वास नीति का। इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ रहे हैं, मेहमानों का तारुफ कराते हैं और उसके बाद फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर प्रसन्नजीत मुखर्जी हमारे साथ, पर्यावरणविद है, बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। आंसू से हमारे साथ प्रवास खान है, प्रवास साहब बहुत स्वागत है आपका। सभी दर्शकों को जोहार। सागर कुमार है, जेडीयू के नेता, सागर जी बहुत स्वागत है आपका। और अमन अहमद है, कांग्रेस के नेता है, अमन बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर प्रसन्नजीत मुखर्जी का सबसे पहले रुख करते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से ये समस्या है और जो डीसी को भी हमने सुना और लगातार हम अपने पैकेज में, अपनी स्टोरी में बता रहे कि आज और कल की समस्या नहीं है, दशकों से चली आ रही है समस्या। कभी धधकती आग से परेशान होता है कोयलांचल, कभी गैस रिसाव से परेशान होता है। किस रूप में आप देख रहे हैं और क्या ये इतना अनएड्रेस इशू है कि उसको काबू नहीं पाया जा सके, इतनी बड़ी घटना हो गई, अभी तक कहाँ से रिसाव हो रहा है ये भी पता नहीं चल रहा है, कितना बड़ा खतरा है ये? देखिए, सबसे पहले तो ये आप देख रहे हैं धनबाद का पूरा क्षेत्र जो है झरिया, ये कोई समस्याएं नहीं है और ये इतने दिनों से चल रहा है ये समस्या। अब तक इस पे मतलब कंट्रोल पाना, नियंत्रण पाना पा लिया जाना चाहिए था। आज की जो पिछले 2-4 दिनों से जो केंदुआडी वाली जो घटना है, इसमें देखिए अभी तक तो बात ही हो रही है कौन से गैस से बीमारियां हो रही है ना, या जो सफोकेशन हो रहा है, मौतें जो हो रही है। इसमें मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा कि जो बर्निंग कोल माइन से जो गैसेस निकलते हैं उसमें ना ही सिर्फ मीथेन है, मीथेन है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे डेडली होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे डेडली है जिससे कारण उससे लोगों में मौत होती है। मैं बताऊं आपको, मीथेन जो है, मीथेन डायरेक्टली मौत नहीं कॉज करेगा, लेकिन मीथेन के मात्रा बढ़ने से क्या होगा ना, वो ऑक्सीजन के लेवल को बहुत घटा देगा। अगर वो 16% से कम होगा तो फिर आदमी को फिर वो सांस लेने में दिक्कत होगी। 6% से अगर उसका लेवल घट जाता है तो डायरेक्ट मौत करेगा वो। इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड है, वो गैस भी हाइड्रोजन सल्फाइड सड़े हुए अंडे की तरह गंध देता है जिससे सफोकेशन हो रहा है। देखिए वो उससे भी मौतें होंगी। और भी दूसरे गैसेस हैं, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड ने कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन जो है वो इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी उसके लिए जिम्मेवार है। तो ये देखना पड़ेगा कि कहां से ये आ रहा है। ये चीजें जो हो रही है, जहां से गैस निकल रहा है वहां पे उसको तो इमीडिएटली सील करना चाहिए। और ये चीज अभी तक नहीं पता लग पाया है, बड़ा आश्चर्य वाली बात है, क्योंकि ये घटना इस तरह की बड़ी पुरानी माइन से, जैसा बता रहे थे कि आज़ादी से पहले की माइन से। एक चीज और बताना चाह रहा था मैं, इसमें सबसे पहले करना क्या है अगर इस तरह के इंसिडेंट हो जाते हैं तो, क्योंकि अगर माने ये मौतें ना हो, उससे हार्म कम हो, तो सबसे पहले उसको इवैक्यूएशन वाला प्रोसेस जो शायद अभी हुआ है उसको बहुत पहले हो जाना चाहिए। क्योंकि जो पूरे के पूरे इलाके में जब गैसेस का रिसाव होता है, गैसेस का डिफ्यूजन होता है, तो अफेक्टेड सब लोग होते हैं और ये सांस लेने में सबसे पहले दिक्कत आती है और लंग्स में अफेक्टेड होता है, जिसके कारण से फिर वो उसमें चाहे मूर्छित हो जाते हैं लोग, अनकॉन्शियस हो जाते हैं। तो ये सबसे पहले तो ये, और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए देखिए इसमें है जो मेजर जो कंट्रोल नियंत्रण करने का जो प्रक्रिया है, उसके अंतर्गत बोलते हैं हम लोग नाइट्रोजन गैस का होता है, N2 गैस का, उसमें से वो कंट्रोल न्यूट्रलाइज करने के लिए, वैसे गैस को न्यूट्रलाइज करने के लिए उसका इंजेक्ट करना है, इंजेक्शन डालना है उसका बड़े स्तर पे, उसको फोम का वो सीलिंग करना है और ये स्लरी से, वो सीमेंट के स्लरी से सील करना है जहाँ पे आ रहा है। और इमीडिएटली जैसे एम्बुलेंसेस वगैरह की व्यवस्था हो, इमीडिएटली वहाँ पे कैंप लगे ताकि जो कैजुअलिटी है वो कैजुअलिटी कम से कम हो। जी चलिए लौटते हैं सर आपके पास, बहुत कुछ जानकारी आपसे हासिल करनी है। एक बार दिलीप का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ धनबाद से जुड़ रहे हैं। दिलीप, बहुत सारे सवाल हैं आपके लिए, लेकिन पहला सवाल यही शुरुआत करते हैं कि वर्तमान की स्थिति क्या है, क्या लेटेस्ट अपडेट है केंदुआडी से?
देखिए वर्तमान स्थिति काफ़ी भयावह है। 100 से ज़्यादा परिवार वहाँ पे रह रहे हैं और गैस रिसाव इस कदर वहाँ पे हो रहा है कि लोग इस असमंजस की स्थिति में कि वो वहाँ पे रहे मरने के लिए या फिर भूखे प्यासे अपने कड़ाके की ठंड में घर छोड़ करके कहीं और रहे। देखिए पहली प्राथमिकता वहाँ पे यह होनी चाहिए थी, कल जब देर शाम गैस रिसाव की घटना घटी तो उस वक्त तत्काल राहत शिविर लगाना चाहिए था, उन्हें शिफ्ट करना चाहिए था, जो जरूरी उपाय होते हैं वो किए जाने थे, लेकिन ऐसे प्रशासन की तरफ से नहीं किया गया, ना बीसीसीएल की तरफ से किया। जब दूसरी मौत हुई तब बीसीसीएल को लगा कि अधिकारियों को लगा कि हो सकता है ये बड़ा मामला हो, तो फिर आनन फानन में आज ये वहाँ पे पहुँचे। बड़ा सवाल यह उठता है कि ये घटना कोयलांचल में कोई नई नहीं है, लेकिन आप नीति क्या बना रहे हैं, आप रणनीतिकार किस तरह से बन रहे हैं, क्या इन लोगों के लिए उपाय बेहतर होने चाहिए, उस पर निर्णय क्यों नहीं लिया जाता है, क्यों ठोस निर्णय लिया। जब घटनाएं घटती है आनन फानन में, चाहे बीसीसीएल का अधिकारी हो, खान सुरक्षा महानिदेशालय के उनके अधिकारी हो, बीसीसीएल की जो अपनी रेस्क्यू टीम हो वो पहुंचे, वहां पहुंचते हैं, या फिर जिला प्रशासन हो उसके बाद वो पहुंचते, लेकिन पहले वो सूद क्यों नहीं लेते हैं। अमूमन ये कहा जाता है कि इस तरह की घटनाएं घटती है, बीसीसीएल में फायर जोन है, भूमिगत आग है, या फिर जो माइंस एक्सीडेंट होते उसको लेकर यहाँ पे खान सुरक्षा निदेशालय धनबाद में, जो पूरे भारतवर्ष का मुख्यालय, इनकी जिम्मेवारी होती है कि हर इलाके की मॉनिटरिंग करवाना, कहाँ पे गैस रिसाव हो रहे हैं, कहाँ पे भूदशान हो रहे हैं, कहाँ पे लोग किन परिस्थितियों में रह रहे हैं, किनके घर गैस रिसाव के जद में आ रहे हैं, उनका वो रिपोर्ट तैयार करना। ये चुप्पी क्यों साधे रहते हैं, और जब ऐसी घटनाएं घटती है तब ये आनन फानन में वहां पे जाते हैं। फिलहाल केंदुआडी के लोग अभी काफी तकलीफ में है, जहां पे ये घटना घटी वो समझ नहीं पा रहे। जो तस्वीरें भेजी है दिलीप धनबाद से, वो दिल दहला देने वाली, जो बयान वहां से आ रहे हैं वो दिल दहला देने वाली। दिलीप, जानना चाहेंगे कि डेंजर जोन था वो, क्या हुआ पुनर्वास नीति का, विस्थापन नीति का, वो नीतियां कहां गई? अगर वो नीतियां बनी रहती, उन नीतियों पे काम होता रहता तो ये घटनाएं नहीं होंगी। पे उठ रहा है। जब ये पुनर्वास नीति बनाई गई थी तो उसी समय इस पे सवाल उठाए गए थे कि ठीक है, जिस समय ये नीति बनी थी उसमें धनबाद कोल बिल्ड के अलावा आप बता सकते हैं आसनसोल के कुछ इलाकों को चिन्हित किया था। बंगाल और धनबाद को मिला करके झरिया विकास पुनर्वास प्राधिकार का गठन किया गया। तो उसमें देखिए कहाँ पेच फंसता है। उस समय सिर्फ झरिया के कुछ इलाकों में भूमिगत आग लगी हुई थी, वहां पे भूधसान की घटनाएं घटती थी, वहां के लोगों को पुनर्वास के बारे में सोचा जाता था, लेकिन आग का दायरा धीरे धीरे झरिया से केंदुआ, केंदुआ से बागमारा, बागमारा से भौरा, निरसा कई इलाकों में बढ़ चुका है, लेकिन उसके लिए कोई ठोस योजना नहीं बनी। और आज भी बैठकें होती हैं, पुनर्वास नीति पे चर्चा होता है, लेकिन अमूमन अमली जामा कैसे पहनाना इस पे कोई पहल नहीं हो रही है। देखिए अभी भी धनबाद में कुछ दिन पहले कोल इंडिया के सेक्रेटरी यहाँ पे आए थे। बड़ा सवाल यह उठता है कि जब कोयला मंत्रालय से कोल इंडिया के सेक्रेटरी आते हैं या फिर कोयला राज्य मंत्री आते हैं, तमाम कोई बड़े पदाधिकारी दिल्ली से धनबाद आते हैं, उन्हें इस बात से अवगत क्यों नहीं कराया जाता है? पुनर्वास नीति जो पिछले कई वर्षों से चल रहा है उन्हें और विकसित करने के लिए उन्हें अवगत क्यों नहीं कराया जाता है? हम झरिया की बात करते हैं, बेलगड़िया की बात करते हैं, दो जगह घूमते हैं और फिर चले जाते हैं। उन्हें कुसुंडा क्यों नहीं ले जाया जाता है? उन्हें जहाँ पे घटना घटी है उन इलाके में क्यों नहीं लिया जाता है? बागमारा क्यों नहीं लिया जा रहा है? आपका बता से भौरा उन्हें क्यों नहीं घुमाया जा रहा है? निश्चितपुर क्यों नहीं घुमाया जा रहा है? कई ऐसे इलाके जहाँ पे ये घटनाएं घट रही है, लोग काफी परेशान है और ये आग और मिथेन गैस के चपेट में लगातार वो आ रहा है। पीएमसीएच का आंकड़ा उठा करके देख लिए, अगर वहाँ पे ज्यादातर मरीज आते हैं तो दमा के मरीज आते हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर उनके साथ ये लोग कर क्या रहे हैं और कैसे पुनर्वास नीति बना रहे हैं। जी दिलीप, जो ये आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया कि जब कोयला राज्य मंत्री आते हैं या कोल सचिव आते हैं तो बीसीसीएल एक दूरी बना देती है, जहां पर उन्हें एग्जैक्ट विजिट कराना वहां विजिट नहीं कराती है। जो लोकल लेवल पर मीडिया कर्मी काम कर रहे हैं उनसे दूरी बना देती है कि वो समस्या धनबाद की, कोयलांचल की उनको बता सके और उस पर एक्शन प्लान तैयार हो सके। तो बीसीसीएल एक वॉल का यहाँ पर काम कर रही है। बीसीसीएल की एक और गलती नजर आ रही है मुझे कि जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है वो लेना चाहिए, वो लेती हुई नजर नहीं आ रही। इस तरह की घटनाएं जब होती तब रेस होती है। देखिए बिल्कुल इसमें बीसीसीएल बहुत बड़ा दोषी हम बीसीसीएल के अधिकारी को मानेंगे और उनसे बड़ा दोषी मानेंगे जो धनबाद में खान सुरक्षा महानिदेशालय है। इनकी नीतियां किस तरह से काम करी? अगर आप कोई अधिकारी दिल्ली से आते हैं, झरिया पुनर्वास नीति चल रही है पिछले कई वर्षों से, अगर मान लेते उसके बजट में इजाफा करना, और ऐसे अधिकारी जब दिल्ली से कोयलांचल या धनबाद में भूमिगत खदान देखने आते हैं, पुनर्वास नीति पर समीक्षा करने आते हैं, किस तरह से कोयला का उत्पादन होता है वो जानकारी, उन्हें यह क्यों नहीं बताया जाता है कि झरिया और बेलगड़िया के अलावा
अभी कई ऐसे इलाके हैं जो भूमिगत आग की चपेट में, गैस रिसाव के बीच अपना वो जीवन यापन कर रहे हैं। उनके लिए कोई प्लानिंग क्यों नहीं होता है, उनके लिए कोई बजट क्यों नहीं बनता है? और सबसे बड़ा बात बता दूं आपको, कई ऐसे इलाके जहाँ पे वो रैयत है, पिछले कई वर्षों से पुश्त दर पुश्त वहां पे रहते आ रहे हैं, उनके लिए कोई पहल क्यों नहीं होती? उन्हें कैसे पुनर्वास नीति से शामिल किया जाएगा? उनका जो बहुत महंगे महंगे घर हैं, पिछले कई वर्षों से जमीनें वहाँ पे, उस जमीन के बदले उन्हें मुआवजा कैसे दिया जाएगा? कैसे उन्हें समझाया जाए कि वो वहाँ से शिफ्ट होकर के जाए? इन तमाम बातों को लेकर के जो बीसीसीएल के अधिकारी हैं वो पूरे तरीके से चुप्पी साधी, और चुप्पी साधने का सबसे बड़ी वजह है कि वो जानते हैं कि अगर दिल्ली से कोयला सचिव धनबाद पहुँचते हैं, दिल्ली से कोयला मंत्री धनबाद पहुँचते हैं, दिल्ली से कोयला राज्य मंत्री धनबाद पहुँचते हैं और कोई बड़े अधिकारी या नेता आते हैं, तो उन्हें दूरी इसलिए बनाया जाता है, उन्हें बीसीसीएल की खामियां वहां पे दिखेगी, उन्हें वहां पे डीजीएमएस की खामियां दिखेगी, और इस खामियों को दरकिनार करने के लिए, छुपाने के लिए उन इलाकों में नहीं ले जाते और खास करके मीडिया से दूरी बनवाते हैं, ताकि मीडिया उनसे उन सवालों का जवाब ना पूछे कि आखिर आप केंदुआडी के लिए क्या कर रहे हैं। और देखिए आज केंदुआडी की स्थिति है, 2 लोगों की मौत हो गई, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? क्या इनके खिलाफ मौत का भी मामला दर्ज नहीं होना चाहिए? आज आप सर्वे करने चले गए, दौरा करने चले गए, आज आनंद फानन में कैंप लगा दिए, क्या पिछले कई दिनों से या कई वर्षों से उन्हें जानकारी नहीं मिल रही होगी कि केंदुआडी के लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे आग के बीच रह रहे हैं, कैसे भूतसान के बीच रह रहे हैं, कैसे वो मीथेन गैस रिसाव के बीच में रह रहे हैं? उनका अपना घर है, ठीक है, कुछ लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं, उनका मसला अलग हो सकता है, उन्हें भी तो आप हटा सकते हैं, पुनर्वास नीति के तहत ला सकते हैं। बस इनके सामने सिर्फ 2 ही बातें आती है, झरिया जाना है, एना प्रोजेक्ट घुमाना, और झरिया के बाद अगर कोई जगह बचती है तो बेलगड़िया, जहां पे टाउनशिप बसाया गया है, झरिया पुनर्वास नीति के तहत फायर एरिया में रहने वाले लोगों को वहां बसाया गया। बस यही 2 मुद्दा इनके पास है। और इस देखिए एक बात मैं बताना चाहूंगा कि बीसीसीएल के अधिकारी या ये लोग भी नहीं चाह रहे कि ये आग जल्द से जल्द खत्म हो, झरिया पुनर्वास नीति जल्द से जल्द खत्म हो। ये कि एक मोटी बड़ी कमीशन खोरी, धनबाद में कई ऐसे शिक्षाविद हैं या फिर कई ऐसे लोग हैं जो फायर एरिया में समाज सेवी का काम कर रहे हैं, वो खुले तौर पे इस बात को स्वीकारते हैं। एक कमीशन खोरी का खेल भी यहाँ पे चल रहा है कि जितना ज्यादा फंड आएगा, कहाँ पे खर्च हो रहा कोई देखने वाला नहीं, कितने लोगों को मुआवजा मिला कोई देखने वाला नहीं, कितने लोगों को घर मिला कोई देखने वाला नहीं। बस चलिए, ये एक महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि ये चाहते नहीं है कि ये समस्या समाप्त हो, ये समस्या बनी रहे और उसको लेकर एक मोटी रकम केंद्र से आती रहे और उसका बंदरबाट होता रहे। बहुत शुक्रिया दिलीप आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए। और सीधे मेहमानों का रुख करेंगे, बासु का रुख करते हैं। प्रभात साहब, बड़ी समस्या है केंदुआडी में, और केंदुआडी तो एक एग्जाम्पल है, मौतों के बाद प्रशासन हरकत में आया, बीसीसीएल हरकत में आया है, लेकिन इस तरह की चीजें होती रह रही है, लगातार होती रह रही है। समस्या जहां 20 साल पहले थी, आज भी समस्या वहीं पर है। धन्यवाद सर। देखिए, ये समस्या को एड्रेस करने के लिए ही देखिए राज्य सरकार ने जब अपना पिछला कार्यकाल भी पूरा किया था, लोगों के जब बीच गए थे, तो उसमें पुनर्वास और विस्थापन नीति का ये बड़ा जोर शोर से बोले थे। लेकिन पिछला 5 साल का इनका कार्यकाल देख लीजिए और अभी का 1 साल का कार्यकाल देख लीजिए। इस बीच में धनबाद जो कोयला से जाना जाता है, लोग सालों से वहाँ रह रहे हैं और वहाँ पे पॉपुलेशन बड़ा डेंस है, उसमें लगातार हादसा होते आ रहा है। मैं तो बोलूँगा सिर्फ ये आप 2025 को देखिएगा, अगर 2025 में आपके अगर पीसीआर अगर मौत का आंकड़ा निकाल सकते हैं तो देखिएगा तो एक जेनोसाइड की तरह दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से वहाँ पे ह्यूमन लाइफ जिस तरह से लॉस हुआ है कि इसका कहना ही नहीं है। अभी अब मैं बता रहा हूँ 25 जुलाई का घटना बागमारा में ही घटा था, जिसमें 5 मजदूर दब गए थे और दर्जनों ट्रैप हो गए थे खान के अंदर में। तो हमारे माननीय सांसद श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी को कितना एफर्ट लगाना पड़ा था, उनको बागमारा थाना पे धरना देना पड़ा था क्योंकि वहाँ रेस्क्यू टीम चल ही नहीं रहा था। सबसे बड़ी बात है कि आप यहाँ पे देखिए कि आपदा प्रबंधन जो मंत्रालय और खासकर और स्वास्थ्य मंत्रालय, एक ही मंत्री एक ही आदमी के पास है, इरफान अंसारी जी के पास है। आज देखिएगा धनबाद में अभी डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि वहाँ अगर इस तरह से आग लगा हुआ है, गैस का रिसाव हो रहा है, तो वहाँ स्वास्थ्य का व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए ताकि वहाँ अगर इस तरह से घटना हो तो ताकि ह्यूमन का लाइफ बचाया जा सके। लेकिन नहीं, ना आपदा प्रबंधन है, ना स्वास्थ्य मंत्री का कोई उसमें भूमिका दिखाई दे रहा है, ना यहाँ पे सरकार का कोई विस्थापन या पुनर्वास नीति दिखाई दे रहा है। लोग मरते जा रहे हैं धनबाद ऐसा जगह पे। आप सोचिए धनबाद जिला में सिर्फ 300 करोड़ डीएमएफटी फंड आता है। अगर डीएमएफटी फंड अगर सही से लगाया जाए, लेकिन यही सरकार में डीएमएफटी फंड का घोटाला भी उजागर गए। आपके नक्षत्र टीवी पे हम लोग आए थे पीछे भी डीएमएफटी फंड के बारे में, किस तरह अधिकारी और किस तरह से संलिप्तता से हजारों सैकड़ों करोड़ का घोटाला चल रहा है।
तो यहाँ तो कहीं नहीं देखा जा रहा, आप सत्ता पे तो काबिज हो गए भ्रम फैला के, लेकिन वहाँ का जिस मतदाता से आप वोट लेके आप सत्ता पे आए उसके बारे में तो कोई चिंता ही नहीं है। अगर भूमिका रहता है, हमारे नेता माननीय श्री सुदेश कुमार महतो जी वहाँ जाते हैं, सांसद जी जाते हैं, तो वहाँ किसी तरह से बोला जाता है प्रशासनिक दबाव होता है कि घटना स्थल तक नहीं जाने दिया जाता है, उनको रोक दिया जाता है। घटना की तो पर्टिकुलर ये घटना की चीज नहीं को बात, कैसे आवाज देखिए, नहीं ये घटना की बात की घटना में लापरवाह है सरकार प्रशासन, उसकी बात नहीं हो रही है। एज अ होल समस्या की बात हो रही है। खनन और खान का नियंत्रण केंद्र सरकार के पास है और पट्टा जो लीज है वो बांटना राज्य सरकार के हाथ में है। तो दोनों ही जिम्मेदार है कि इस तरह की समस्याएं हो रही है और ये समस्या आज की नहीं है, एक वर्तमान सरकार की नहीं, समस्याएं सरकार दर सरकार चली आ रही है। सारी मैं मानता हूँ बीसीसीएल है वहाँ पे, बीसीसीएल का ही खदान पे अभी केंदुआ डी पे भी जो हो रहा है बीसीसीएल का ही अधीन आ रहा है, मैं मानता हूँ कि, लेकिन राज्य सरकार का क्या होता है समन्वय बनाना, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या होता है, स्वास्थ्य का जो स्थिति पहुंचाने का किसका जिम्मेवारी होता है। मैं बोला ना कि ये सरकार जब आई थी अपना चेहरा लेके तो हाईलाइट जो इनका जो पॉइंट था, फ्लैगशिप जो योजना था, विस्थापन और पुनर्वास नीति था, स्थानीय नीति था, कहाँ है ये सरकार। आज आप देखिए ना, शीतकालीन सत्र चल रहा है, आप देखिए, लेकिन यहाँ तो सब तरह से आप ठगे जा रहे हैं। हम किस किस पे बात करेंगे सारी, छात्र को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, विधवा को विधवा पेंशन नहीं मिल रहा है। जिस तरह से मैं तो बोला ना कि अभी 1 साल का ही आंकड़ा आपके पीसीआर अगर दिखा दे तो उसमें एक तरह से जेनोसाइड दिखाई देगा। सिर्फ धनबाद जिला में ही दिखाई देगा कि सैकड़ों लोग मारे गए हैं। सरकार कितना को मुआवजा दी है, कितना को लोग किए हैं। अभी आप जो बोल रहे थे कि अभी जो विक्टिम की जो फैमिली देख रहे हैं कि उनका पति मर गया, बेटा मर गया, इस तरह से तो आम बोलचाल हो गया है कि आप देखते हैं संवेदनहीन हो गई है सरकार, कुछ नहीं होता है। मैं तो बोला कि आपदा प्रबंधन विभाग और स्वास्थ्य विभाग एक आदमी का जिम्मा है। अगर अभी वो राजनीति छोड़ के वहां पर नहीं, आपकी बात से मैं जस्टिफाई नहीं हो रहा। आप बात कर रहे हैं कि स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन में घटना के बाद इनका रोल शुरू होता है। एक घटना हो नहीं, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं गंभीर मुद्दे पर। धनबाद में गैस रिसाव हो रहा है, ऐसे कई लोगों की जान जा रही है, कई लोग अस्पताल पहुंच गए हैं। डेंजर जोन ऑलरेडी घोषित है वो इलाका, लेकिन फिर भी लोगों को क्यों नहीं शिफ्ट किया गया? कहाँ है विस्थापन नीति, कहाँ है पुनर्वास नीति? इन तमाम सवालों का जवाब तलाशने की हम कोशिश कर रहे हैं अपने मेहमानों से। वापस मेहमानों के पास लौटते हैं, सागर जी का रुख करते हैं। सागर जी, समस्या आप देख रहे हैं, कितनी बड़ी समस्या जो रिपोर्ट हमने चलाई है और जो दिलीप ने वहाँ से जानकारी दी है, ये समस्या साल दर साल चली आ रही है, लेकिन जहां थी वहां है। आज सोचिए कि मतलब इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी में आज हम ये 2 दिन में पता नहीं लगा पाए कि गैस का रिसाव कहां से हो रहा है। देखिए, तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और जो घटना घटी है गैस रिसाव में जो 2 लोगों की मौत हुई है उसके प्रति हम गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। और हमको लगता है कि धनबाद एक ऐसा ज़िला है जो ऑलमोस्ट सारी चीज़ों से प्रभावित रहा है, चाहे वो अपराध की घटनाएं हों, चाहे वो बर्निंग कोल की बात हो, ज़मीन के अंदर में गैस रिसाव का बात हो, चाहे और भी जो समस्याएं हैं, सभी में धनबाद इन्फ्लुएंस्ड भी है, प्रभावित भी है। और हमको लगता है कि ये कोई हम लोग सबकी अकाउंटेबिलिटी है इसमें। जितनी अकाउंटेबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की है उतनी ही अकाउंटेबिलिटी सेंट्रल की भी है। और ये जो कोल कंपनियां हैं, निश्चित रूप से इनकी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। और ये जो घटनाएं घट रही हैं, इससे हम लोग को लगता है कि बड़े स्तर पर लापरवाही कोल कंपनियों में और जो स्थानीय एजेंसियां हैं उनके बीच में रही है। और इसकी जांच हम लोग चाहते हैं कि बड़े पैमाने पर उच्च स्तरीय इसकी जांच हो। और जैसा कि आपके रिपोर्टर ने भी वहाँ बताने की कोशिश की कि क्या ग्राउंड पर क्या रियलिटी है, और जब कोई केंद्र का प्रतिनिधि आता है तो किस तरीके से उनको दूर रखा जाता है। और ये इन बातों से हम भी बहुत हद तक सहमत भी हैं। और आप देखे होंगे कि ये तो माने स्टेट जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, प्रदूषण बोर्ड है स्टेट का, ये भी बिल्कुल पूरी तरह से निष्क्रिय नज़र आ रहा है। अगर ये थोड़ा भी अगर सक्रिय रहता तो हमको लगता है कि धनबाद में प्रदूषण की और भी जो समस्याएं हैं जो माइनिंग से और कोल के से हो रही है वो नहीं होती। और खुद हमारे घर पे भी एक कभी बाहर से हमारे एक रिश्तेदार आए जिनको
सांस लेने में तकलीफ होने लगी अचानक से, और फिर उनको यहाँ पर एडमिट कराना पड़ा रिम्स में। तो कहने का अर्थ ये है कि काफ़ी लोग बड़े संख्या पर इससे प्रभावित है, लोगों का स्वास्थ्य का समस्या बढ़ते ही जा रहा है। जैसा कि हमारे जो एनवायरनमेंट के आए हुए हैं उन्होंने भी बताया कि किस तरीके से इसके साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिसाव होता है मीथेन के साथ में बर्निंग कोल से, और इससे जो दमा की बीमारी है, अस्थमा की बीमारी है, ये काफ़ी बड़े पैमाने पर बढ़ती है। तो हम लोग तो यही चाहते हैं कि ऐसी घटनाएं नहीं हो। और आपने देखा ही है कि वहाँ पर हम लोग स्थानीय वहाँ के नेता को भी बोलिए और स्थानीय प्रशासन को बोलिए, सभी लोग गैर जिम्मेदाराना तरीके से हैं, किसी को कोई चिंता नहीं है स्थानीय लोगों के बारे में। और चुनाव आता है तो निश्चित रूप से बड़े बड़े वादे वहाँ पर लोग करते हैं, उनके कल्याण की बात करते हैं, उनके विस्थापन की बात करते हैं, लेकिन राज्य का जो विस्थापन का नीति रहा है, राज्य का जो पुनर्वास का नीति रहा है, टोटली फेल रहा है। इस कारण से भी लोगों को काफ़ी दिक्कतें और परेशानी झेलनी पड़ रही है। तो हम लोग यही चाहेंगे कि ये घटनाएं नहीं हो, और इसके निदान के लिए स्टेट गवर्नमेंट और जो कोल कंपनियां हैं वो आगे आए, और केंद्र के भी पास हम लोग इन बातों को पहुंचाने का काम करेंगे। चलिए, तो सागर जी ने चलिए बहुत विपक्ष में होते हुए बहुत प्रैक्टिकल बात इन्होंने कही है कि दोनों की जिम्मेदारी है और इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, कभी ना हो, ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। अमन का रुख कर लेते हैं। अमन, आपके पास सबसे आखिर में आ रहे हैं, सत्ता पक्ष से आप हैं क्योंकि प्रवास के कुछ अपने पॉइंट्स उन्होंने उठाए हैं, कुछ बात को लेकर मुखालफत है उनकी कि एक दिन के बाद BCCL प्रबंधन जागा है, जिला प्रशासन जागा है, आप लोगों के इंतजामात ऐसी घटनाओं के बाद उतने मुकम्मल नहीं होते हैं कि लोगों को वो सारी सुविधाएं मिल पाए कि उनकी मौत ना हो, हॉस्पिटल पहुंचाना हो, चाहे फिर उन्हें इवैक्यूएट करना हो, वहां से हटाना हो। जी अमन, आपसे सवाल है। देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा जोहार, नमस्कार, आदाब। देखिए, सबसे बड़ी बात कि आपने अभी जो कहा, और विपक्ष जो लगातार अभी कह रही है कि सरकार बहुत देर से जागी और सरकार बहुत देर से कार्य कर रही, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि सरकार बहुत देर से जागी। सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी के आदेश अनुसार जो धनबाद के DC है और जो जिला प्रशासन है वो लगातार कार्य कर रहा है। वो जो भी परिवार, जितने भी परिवार वहाँ पे जूझ रहे हैं, उन सभी के हित में उन सभी को रेस्क्यू कर एक सुरक्षित जगह पर ले जाया जा रहा है। अब बात आती है विपक्ष की, तो भाई विपक्ष तो आपदा में अवसर तलाश कर रहे हैं। झारखंड में जितने भी विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष है, आपदा में अवसर इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये कोई एक पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये एक सामाजिक मुद्दा है। इस पर सभी को एक साथ आगे आना चाहिए। जितनी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है उतनी जिम्मेदारी भारत सरकार की भी इस पर है। क्योंकि देखिए, ये धनबाद गैस लीक वाला जो मामला हुआ है, ये BCCL के जिम्मेदार आता है, और BCCL जो है वो भारत सरकार के अंडरटेकिंग में है। और जैसा कि आपके सहयोगी वहाँ से जो रिपोर्टर थे वो कह रहे थे कि जो भी केंद्र के सचिव आते हैं और केंद्र कोयला मंत्री भी आते हैं तो उन तक ये मुद्दा नहीं पहुँचता, या फिर वो ध्यान अपना आकर्षित नहीं कर पाते। बल्कि अगर देखा जाए तो इस तरह का मामला में धनबाद सबसे बड़ा है, और आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती है, लेकिन फिर भी इस पर राज्य सरकार संवेदनशील है और झारखंड के लोगों के प्रति कार्य कर रही है। चलिए, और माननीय इरफान अंसारी जी लगातार इस पर अपनी पैनी नजर बनाए हैं। और हमारे विपक्ष के एक साथी जो कह रहे थे कि एक ही मंत्री है, उनको स्वास्थ्य भी मिल गया और आपदा भी मिल गया, तो भाई ऐसा कौन सा ये नियम है या प्रोटोकॉल है या कुछ भी बोलिए रेगुलेशन है कि इस पर एक मंत्री को 2-3 डिपार्टमेंट नहीं मिल सकता है? ऐसा तो नहीं है। इनकी भी सरकार रही तो इनको भी मिला है। तो इस तरह की बातें इस तरह के डिबेट में नहीं होनी चाहिए। जी जाहिर तौर पर ये मामला गंभीर है, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, तमाम लोगों को एकजुट होना चाहिए। नहीं, सारी इसमें सियासत का बात नहीं। हाँ, मैं बोला कि एक आदमी के पास आपदा प्रबंधन से लेकर स्वास्थ्य तक का है, इसमें बेहतर समन्वय बनने का आवश्यकता नहीं था। एक ही आदमी है, वो डिसीजन खुद ले सकते थे। और अभी आप भाई साहब बता रहे थे तो आपके स्क्रीन पे भी दिखना चाहिए था। आपके संवाददाता दिलीप भी इस चीज़ पे उठाए थे। कहाँ है कोई मंत्री नेता वहाँ पे कोई पहुँचे हैं क्या? उनको तो होना चाहिए था, वहाँ पे कैंप लगा करना चाहिए। एक भी ह्यूमन लाइफ अगर लॉस होता है तो उसके लिए जवाबदेही कौन है? आप तो आए थे इसी के लिए ना भाई, आप आए थे पुनर्वास नीति देने के लिए, विस्थापन आयोग बनाने के लिए। कहाँ है? आप बोलेंगे सियासत कर रहे हैं। सियासत क्या कर रहे हैं? सियासत क्या कर रहे हैं? तो अगर हम सार्वजनिक जीवन में हैं तो हम बात क्यों करें? हम सरकार को याद नहीं दिलाएंगे। आप गंभीर नेता है, आपसे मतलब इस तरह की उम्मीद नहीं की जाती कि हर मुद्दे पर आप सरकार सरकार किस लिए है सारी बात? ये बताइए ना। आपके चैनल वहां से आपके रिपोर्टर जब वहां पे सवाल उठा रहे हैं, आपके सांसद वहां पहुंचे, आपके विधायक वहां पहुंचे, लोकल विधायक कौन है,
ये वो वक्त नहीं देखने का कि सरकार का कौन नुमाइंदा पहुंचा, कितनी हेल्प पहुंची जा रही है, और इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो वही उस तो पर चर्चा। भाई साहब, आपका विपक्ष होते हुए सीधे सरकार पर, आपका टीवी खुद एक्सपोज कर रहा है कि वहां पे किस तरह से लैक ऑफ मैनेजमेंट दिखाई दे रहा है। वो तो हम दिखा ही रहे हैं कि भाई क्या व्यवस्था है वहां पर, एक दिन बाद प्रशासन जागा, वो सारी चीजें तो हम दिखा ही रहे हैं। तो वही तो मैं बात बोल रहा हूं। मैं ब्रेक में जाने से पहले भी मैं ये कहा था आपको प्रवास कि आप आरोप लगा रहे विपक्ष में, तो आपका काम है सत्ता पक्ष पे आरोप लगाना। मैं कह रहा हूं कि ये घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए सत्ता पक्ष विपक्ष किसी के पास कोई ठोस रणनीति है? क्या ये संभव है? ये कतई आरोप नहीं है। ये जो आप दिखा रहे रिपोर्ट के आधार पर बात कर रहे हैं सारी, कहीं से आरोप नहीं लगा रहे हैं कि कोई चीज को लेकर आए, जो सामने दिखाई दे रहा है उस पर बात कर रहे हैं कि प्रशासन को भी, राज्य प्रशासन को भी सचेत होना चाहिए था, वहां दौड़ना चाहिए था। आपके ही लोग बोल रहे थे कि अभी ट्रेस नहीं हो पा रहा है। बीसीसीएल के अधिकारी, चलिए ठीक है ना, बीसीसीएल के साथ में आपका नहीं है, लेकिन आपके पास जो पावर है, सारा कुछ होते हुए भी आप इस तरह से लोगों की जान जा रही है। वही तो डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि अगर वहां पे बेहतर स्वास्थ्य का भी अगर व्यवस्था होता, एम्बुलेंस होती, वहां ऑक्सीजन होता, तो लोगों की मृत्यु नहीं होती। मैं तो बताया कि 25 जुलाई का भी घटना बताया कि वहां माननीय सांसद बोलते रह गए कि लोग वहां अंदर दर्जनों फंसे हुए हैं। क्या हुआ रेस्क्यू का? क्या हुआ? उनको रोक दिया गया, थाना पे उनको घंटों बैठना पड़ा था चंद्र प्रकाश चौधरी जी को। मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैं कोई आरोप नहीं लगा, आप जितने आरोप लगा रहे हैं ना, बोल रहा हूं कि आप जो बोल के आए थे उसको धरातल पे तो उतारिए। उसका जवाब तस्वीरों में आ रहा है, प्रशासन वहां मौजूद है, तस्वीरों में आ रहा है, वहां मौजूद है। मेरा ये कहना है कि जब अभी आरोप लगाने की आवश्यकता नहीं, बीसीसीएल ये काम करती है तो वेल इक्विप्ड। जब बीसीसीएल ये पता अभी तक नहीं लगा पा रही है कि गैस का रिसाव कहां से हो रहा है, तो जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है कि लोगों को स्वास्थ्य बेहतर सुविधा मिले, उन्हें वहां से डेंजर जोन से हटाया जाए, ये सब काम। चलिए एक बार प्रसन्नजीत सर का रुख करते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना समझना चाहेंगे कि लेमैन लैंग्वेज में आप जरा समझाइए कि बीसीसीएल हो, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, जिला प्रशासन है, क्या इंतजामात है और क्या कुछ वहां पर हो रहा, सब देख रहे हैं। आप लेमैन लैंग्वेज में बताइए सर कि इस तरह की अगर समस्याएं होती है तो फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन क्या हो, कि कम से कम कैजुअलिटी हो, कम से कम लोग जागरूक हो पाए। पहले थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में बताता हूँ। जो भी माइनिंग हो रहा है वहाँ पे, देखिए माइनिंग के लिए बीसीसीएल माइनिंग कर रहा है, वहाँ पे डीजी माइन सेफ्टी है वहाँ पे, ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं काम किया हूँ एज ए डिस्ट्रिक्ट इन्वायरमेंटल अप्रेजल कमेटी, जो माइन सेफ्टी में पाकुड़ में रहा मैं 14 साल, जिसमें 4-5 साल तक हमने देखा है वहाँ पे जो माइनिंग होती है। वहाँ पे कोल माइंस भी है और ब्लैक स्टोन माइंस भी है, जहाँ पे हम लोगों की मीटिंग होती थी डीसी के साथ, तमाम लोगों के साथ में। तो वो देखते माइनिंग का जो प्रोसेस है, जो साइंटिफिक माइनिंग होना चाहिए, उस माइनिंग के बाद जो माइन क्लोजर प्लान जो होता है उसको फॉलो करते हैं। और साथ में कई सारे अभी मॉडर्न टेक्निक्स आ गए हैं। ये घटनाएं क्यों हो रही है, यहाँ पे साइरन क्यों नहीं बजा, और साथ में देखिए ये साइरन क्यों नहीं बजा, और ये जो गैस को रोकेंगे, माइन क्लोजर जो प्लान आप बता रहे हैं वो होता है सर अब जमीनी तौर पर? होता है कुछ जगहों पे होता है, बहुत कम, नहीं के बराबर होता है ना। दूसरी बात हम ये बता रहे हैं कि अभी इतना साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ है, बीसीसीएल इतना नामी ये है, कोल माइनर है, और उसमें जो है वो क्यों नहीं लगाया गया वहाँ पे मल्टी गैस डिटेक्टर, जो मल्टी गैस डिटेक्टर होता है, गैस डिटेक्टर, जिसमें आप कहें कि वो माइन वर्कर के सेफ्टी के लिए लगाया जाता है, ये नहीं है इंस्टॉलेशन वहां पे, और जो कि रियल टाइम रीडिंग देता है कि, और उसके बाद जो डेंजर जोन आता है, डेंजरस जब भी आता है तो साइरन बजता है, सो दैट कि उस एरिया को इवैक्यूएट किया जा सके, ताकि कैजुअलिटी कम से कम हो। दूसरी बात है यहाँ पे कि फिक्स गैस सेंसर होता है, फिक्स गैस सेंसर की एक जगह कंट्रोल रूम में है, कहां वो गैस रिसाव हो रहा है वो पता कर लेते हैं हम। आजकल जहां पे आग लगी है तो वहां पे भी रिमोट सेंसिंग और सर्विस से जो थर्मल डिटेक्टर कैमरा होता है वो लगे होते हैं, जहां पे आग लग रही है वहां पे थर्मल डिटेक्टर कैमरा वगैरह यूज करते हैं, तो पता चलता है कि उसमें राडार लगता है वहां पे, जो गैस का वो ट्रेस गैस मैपिंग कहते हैं उसको, वो हो जाता है। और केमिकल सैंपलिंग टेक्निक्स, ये कई सारी चीजें हैं। तो जब बीसीसीएल इतना पैसा मिल रहा है, डीएमएफटी का फंड है, जैसा बता रहे थे अभी परवाज, तो ये डीएमएफटी के लिए ये कई सारी चीजों को हम लोग ये कर सकते हैं। वहां पे अगर इस तरह की घटना होने की संभावना अगर है वहां पे, तो हम लोग फिर वो हेल्थ कैंप के माध्यम से, या फिर दूसरा मैंने बताया कि वहां पे जो इनर्ट गैसेस का जो इंजेक्शन होता है, इनर्ट गैसेस की छिड़काव होती है, और साथ में इमीडिएटली अगर इस तरह की घटना हो रही, गैस रिसाव हो रहा है, तो वहां पे जैसे N95 मास्क का छिड़काव हो, कम से कम वेट मास्क, कपड़ा जो भींगा हुआ है, ताकि वो गैस का इनहेलेशन नहीं हो, और उसके बाद हेल्थ कैंप, और साथ में सबसे पहले तो इमीडिएट एक्शन होता है कि इवैक्यूएशन वहां से हो जाए, और पब्लिक जो एंट्री होता है, पब्लिक का जो मूवमेंट होता है, उसको हम हटाए।
अगर ले मैन की लैंग्वेज में बोले कि भाई गैस हो रहा है और वहां से ज्यादा से ज्यादा क्या बोलते हैं ऑक्सीजन की कमी हो रही है। देखिए मैंने बताया, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं उसको कि यहाँ पे 3-4 गैसेस है। अभी जैसे मैं रिपोर्ट में देख रहा था, सब लोग सिर्फ मीथेन की बात कर रहे थे। मीथेन डायरेक्टली मौत नहीं करता है। मीथेन क्या करता है, ऑक्सीजन के लेवल को घटाता है। और ऑक्सीजन के लेवल को घटाने के लिए मैंने बताया कि परसेंटेज के हिसाब से बताया है कि 16% में आदमी को सांस लेने में दिक्कत होगी बहुत ज्यादा। और ये भी गैस है। और एक चीज बताता हूं मैं आपको, जैसे कि ये अभी बताया जा रहा था कि नहीं वहां पे अस्थमा के मरीज आते हैं, तो कोल माइन से जो रिलेटेड उसके जो माइनर्स होते हैं, जो वर्कर होते हैं, तो कोल माइन से जैसे होता है कि एक इंडस्ट्रियल डिजीज है, होता है जो न्यूमोकोनिसिस में होता है, डायरेक्टली लंग्स को अफेक्ट करता है और उससे अस्थमा वगैरह ज्यादा है वहां के केसेस को। कई मामले में साधारण जगह पे जो माइनर होते हैं इस तरह की गैसेस का रिसाव नहीं, तो वहां पे गुड़ देते हैं, पानी देते हैं उसको, कि उसका गुड़ से ही बोलते हैं कि वो कमता है। जैसे मैंने देखा है पाकुड़ वगैरह में हेल्थ कैंप रेगुलर यूज होता है। लेकिन अब भी जो है जो हो रहा है ये कहीं ना कहीं पे हम देखते हैं कि बीसीसीएल और डीजीएमएस का जबकि वहां पे हो रहा है, मॉनिटरिंग चल रहा है उन लोगों का, तब यहां पे एक प्रायोरिटी बेसिस पे इनको करना चाहिए ताकि माइंस का वो जो गैस डिटेक्टर है, पोर्टेबल गैस डिटेक्टर और व्हाटएवर जो सर्वे ये सब होना चाहिए और उसको वहां पे प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल करना चाहिए सो दैट कि आगे वाली घटना। प्लस 2 चीजें हैं, ये एक शॉर्ट टर्म प्लान है, लॉन्ग टर्म प्लान। क्या उस तरह के माइंस से फिर हम क्या निकालें या उसको फिर क्लोज करें? और ये जो सबसे बड़ी बात है कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल उसको डिटेक्ट करें, जहां जहां से वो गैस आ रहा है उसको किस तरह से सीलिंग करें। हमने उसमें कई तरह के मेथड्स बताए, उसको स्लरी से और फोम सीलिंग होता है, सीमेंट की सीलिंग होती है, फोम सीलिंग होता है, या उसको इनर्ट गैस के द्वारा उसको इंजेक्शन होता है, उसको ये तमाम चीजें जो है साइंटिफिक तरीके से जो माइंस में होना चाहिए ताकि गैस के रिसाव को हम रोक सकें और फर्दर इस तरह के इंसिडेंट ना हो, इसको सुनिश्चित करें कि इस तरह के। सागर गुरुकर सागर, बहुत सरल शब्दों में डॉक्टर प्रसन्नजीत सर ने बताया कि भाई जो लबू लुबाब है कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। प्रिकॉशन लिया जा सकता है, गैस डिटेक्टर है, कहाँ पर ज़मीन के नीचे आग लग रही है उसकी भी पहचान हो सकती है कैमरे से, लेकिन लग रहा है कि इन तमाम मापदंडों का कहीं पर अनुपालन नहीं हो रहा है बीसीसीएल या डीजीएमएस के द्वारा। निश्चित रूप से कई बार हमारे पार्टी के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं और माननीय सांसद है राज्यसभा के आदरणीय खीरू महतो जी, उन्होंने भी बीसीसीएल के प्रबंधन से मुलाकात की, डीजीएमएस के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और लगातार कोयला से रिलेटेड वहाँ पर जो अवैध खनन हो रहा है और वहाँ पर जो चाल धंसने की जो शिकायतें लगातार मिलते रहती है और हाल के दिनों में जो चाल धंसने से जो घटनाएं हुई हैं जिसमें कई लोगों की मृत्यु हुई है, इन सभी बातों को लेकर के समय समय पर हमारी पार्टी के जिला के अध्यक्ष और प्रदेश के अध्यक्ष दोनों ने ही वहाँ पर मुलाकात करके और सभी बातों को रखने का काम किया है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि कितना गैर लापरवाह कोल कंपनियां हो सकती हैं, इतनी गैर लापरवाह वहाँ के सरकारी प्रशासनिक तंत्र हो सकते हैं, यह सोच के बड़ा कभी कभी तो बड़ा दुख होता है। और हम लोग क्या कहें, एक जो प्रयास एज एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर जो करना चाहिए, इसमें कहीं हम लोग पीछे नहीं हटे और लगातार हमारी जो जिला इकाई है वो करते रही है। लेकिन उसके बाद भी ऐसी घटना हो रही है तो ये किसके संरक्षण में हो रही है? कौन चाहता है कि धनबाद के लोग मौत के मुंह में जाएं? कौन चाहता है कि धनबाद के लोग अस्वस्थ हों? कौन चाहता है कि यहाँ स्थिति परिस्थिति पूर्व की भांति ही बनी रहे? ये एक बड़ा सवाल है। जैसे गैस का रिसाव कहाँ से हो रहा है यह जानना बेहद ज़रूरी है, उसी तरह यह जानना भी बेहद ज़रूरी है कि आखिर वो इतना शक्तिशाली व्यक्ति, इतना प्रभावशाली व्यक्ति कौन है कि जो यह चाहता है, इतना प्रभावशाली व्यक्ति कौन है जो यह चाहता है कि धनबाद को पूरी तरह से आग में झोंक दिया जाए, धनबाद को पूरी तरह से अपराध का गढ़ बना दिया जाए, धनबाद को पूरी तरह से अवैध कोयला के उत्खनन का जरिया बना दिया जाए, माध्यम बना दिया जाए। इसकी तह तक पहुंचना बेहद ज़रूरी है। और जैसा कि हम लोगों ने बताया कि हम लोग पहले भी इस बात को लेकर के हमारी पार्टी आंदोलन धनबाद में करते रही है और जब आज ऐसी बातें सामने आई हैं तो हम लोग निश्चित रूप से फिर से इन सभी मामलों को लेकर के और आक्रोशित होकर के वहां पर आंदोलन करने का काम हम लोग करेंगे। चलिए, ये अपनी पार्टी के स्तर से बात पहुंचाने की बात है। प्रभास साहब का रुख करते आते हैं अमन के पास। प्रभास साहब, जो जिला प्रशासन की तैयारी होती है, जो बीसीसीएल की तैयारी होती है, जो प्रसन्नजीत साहब ने कहा उसी को ऐड ऑन करते आगे बढ़ते, कहीं से वो तैयारियां नहीं देखने को मिली है जिस वजह से ये समस्या हुई है। आज हमने रिपोर्ट में भी चला, जिसका मैंने जिक्र भी किया था कि गरीब के घर पहले मौत पहुंचती है फिर प्रशासन पहुंचती है, वही देखने को मिल रहा है किंतवाड़ी में।
तो सारी अभी आपसे पहले इसी पे डिस्कशन हो रही थी यार, यही बात मैं बोल रहा था कि राज्य प्रशासन का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का सब्जेक्ट राज्य प्रशासन का होता है। ये सब चीज़ें अगर हो रही हैं तो राज्य प्रशासन को त्वरित इस पे काम करने की आवश्यकता होती है। इसलिए मैं बोल रहा था, बार बार मैं बात कर के उसी को इंगित कर रहा था बार बार कि एक आदमी के पास आपदा प्रबंधन से लेकर स्वास्थ्य विभाग तक है, और ये दोनों वहाँ पे है चीज़ें हो रही है। आपदा से भी लोग पीड़ित हो रहे हैं और बेहतर स्वास्थ्य का अगर नहीं मिल पा रहा है उनको तो लोगों की जान भी जा रही है। मैं बार बार इसलिए बोला था कि राज्य सरकार का लेके, क्योंकि यहाँ राज्य सरकार का जो अभी सीन दिख रहा है, ये 6 साल का कार्यकाल जो देखा जाए लब्बो-लुबाब यही देखा जाए कि राज्य सरकार पूरे बिचौलियों और दलालों के बीच में झारखंड को दे दिए गए। अगर आप किसान की बात करेंगे तो किसान का धान का खरीद नहीं हो रहा है। मैं बता रहा हूँ कि ये दल आप प्रसन्न जी साहब ने कितने सरल शब्दों में कहा, नहीं सारी मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप गैस डिटेक्टर आग कहीं लग रही है, वहां भी वही ये कौन आप विपक्ष में आप राज्य सरकार को घेरिए। मैं राज्य सरकार का प्रवक्ता नहीं हूं, आप घेरिए राज्य सरकार को मुद्दों पर। मैं जो कह रहा हूं प्रवास की राज्य सरकार की जितनी गलती है, घटना होने के बाद जितने प्रॉपर तरीके से वहां पर पहुंचना चाहिए था नहीं पहुंची, इस पर हम सवाल उठा सकते हैं। लेकिन ये घटना ना हो उसके लिए बीसीसीएल के पास तमाम मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा है? तो भाई उसके लेके जब आप राज्य सरकार का वहां पे मंत्रालय से लेके सारा कुछ जब वहां पे बना हुआ तो बीसीसीएल के साथ आप बैठे तो कि हमारे राज्य के लोगों की जान की क्षति हो रही है, राजस्व की क्षति हो रही है, बीसीसीएल क्यों इस तरह से कर रहा है? आप राज्य सरकार भी तो इनिशिएटिव ले कि बीसीसीएल के साथ बोले कि आपके पास मॉडर्न इक्विपमेंट है, सारा कुछ है, उसके बावजूद इस शिथिलता क्यों आ रही है? बार बार क्यों खान एरिया में दुर्घटना हो रहा है? क्यों लोगों की जान जा रही है? ये तो राज्य सरकार ने इस पे बात करेगी। हम तो बतौर विपक्ष, बतौर सार्वजनिक जीवन जीने वाला, बतौर हम आंसू के कार्यकर्ता होने के नाते जो झारखंड को सृजन किया है, उसके लिए तो हम अपने राज्यवासी के लिए चिंतित रहेंगे और हम तो बात उठाएंगे ही और हम पूछेंगे राज्य सरकार से क्यों इस तरह से हो रही है। राज्य सरकार की जिम्मेवारी होती है, नैतिक जिम्मेवारी होती है कि बीसीसीएल के साथ वो बैठे। अगर बीसीसीएल के साथ नहीं हो रहा तो सार्वजनिक आके बात करे, आपके टीवी चैनल के साथ बात करे कि बीसीसीएल कोऑपरेट नहीं कर पा रहा है। चलिए, तो मतलब समन्वय की कमी यहाँ देखने को मिल रही है, तो झारखंडियों की जा रही है ना सारी। समन्वय बनाने की आवश्यकता। प्रसन्न जी साहब कम शब्दों में रखिएगा, समय की कमी है, अमन के पास जाना। ये एक मुद्दा हमें जो लगता है सब मिला करके ये आजीविका का मुद्दा इससे जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग छोड़ रहे थे इस पहलू को। देखिए कहीं ना कहीं पे जो लोग हमने बात भी किया है, वहां पे हमारा एरिया विजिट किया हुआ है कुछ पर्यावरणीय मुद्दों को लेकर के, तो यहाँ पे ये आजीविका वो लोग जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। देखिए सही मामला, वो जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जाएंगे कहाँ? अपना पुराना घर है वो छोड़ करके। तो लेकिन साथ में है कि सभी लाइन डिपार्टमेंट जितने भी हैं, इससे संबंधित विभाग जितने भी हैं, वो आपस में एक समन्वय तरीके से बैठे। अंतिम इसका यही विकल्प निकल सकता है ताकि इस घटना से सीख लेकर के आगे इस तरह की घटना ना हो। चलिए अमन कुछ कहना चाह रही है। अमन जी, मैं कहना चाहता हूँ कि बार बार जो विपक्ष के साथी आंसू के हमारे साथी कह रहे हैं राज्य सरकार, तो राज्य सरकार तो संवेदनशील है ही, मगर इनका भी तो नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप केंद्र में सत्ता में अलायंस में हैं, आप केंद्रीय कोयला मंत्री से मुलाकात करें, आपके नेता माननीय सुदेश महतो जी, और उनको धनबाद लेकर आए ना, और धनबाद की जो वर्तमान स्थिति है उस स्थिति से अवगत कराए। और ये एक चीज़ हमको लगता है कि शायद भूल गए हैं कि जो भी घटना स्थल पर मामला होता है उस पर किसी भी दल के किसी भी नेता को जाने की अनुमति जिला प्रशासन के द्वारा नहीं दी जाती है। ये हमको लगता है सर ये क्षेत्रीय पार्टी के लोग हैं, इसीलिए इनको झारखंड के बारे में पता है, बल्कि हम लोग एक राष्ट्रीय पार्टी के लोग हैं, हम पूरे देश की बात कर रहे हैं। पूरे देश में ये देखने को मिलता है और हमेशा मिलता है, कोई भी पार्टी हो, कोई भी घटना स्थल पर कोई भी नेता नहीं जाते हैं। तो इनको इस चीज़ को समझना चाहिए। ये बार बार जो बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट के नुमाइंदे नहीं जा रहे, हम लोग जाना चाहते हैं तो जाने नहीं दिया जाता है, तो मैं बस ये चीज़ को इनको बताना चाहता हूँ। चलिए, ये तो आपने सियासत का जवाब दे दिया। इसका कि जो बातें आई, जो प्रसन्नजीत साहब ने कहा, जो प्रभास साहब ने भी आखिरी में कहा कि जो समन्वय की कमी देखने को मिल रही है, उसको किस तरह से आप लोग पाटेंगे कि इस तरह की घटनाएं ना हो? फिर अमन, समन्वय की जो कमी है, जिला प्रशासन हो, राज्य सरकार हो, बीसीसीएल हो, डीजीएमएस सीएमएस हो, तमाम जो विभाग है, कैसे आप लोग इसको समन्वय स्थापित करेंगे कि ये आगे समस्या इस तरह की ना हो? नहीं, माननीय स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के आदेश अनुसार जिला प्रशासन के द्वारा जितने भी वहाँ पे डीजीएमएस और बीसीसीएल के लोग हैं, पदाधिकारी लोग हैं, उन सभी के साथ वार्ता हो रही है और इसको किस तरीके से काबू में किया जाए और कितने जल्द से जल्द इसको समाप्त किया जाए और जो गैस लीकेज हुई है उसको किस तरीके से काबू पाया जाए, इस पर कार्रवाई हो रही है, कार्य हो रही है। चलिए,
प्रसन्नजीत सर का रुख करते। प्रसन्नजीत सर, फाइनल कॉल आप ही से लेंगे। क्या मतलब इतना कठिन है सर, आज टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि अभी तक कई घंटे बीत गए और हम पता नहीं कर पा रहे कि कहाँ से लीकेज हो रही है गैस, क्या इतना मुश्किल है? और फाइनल कॉल क्या रहेगा इस पूरे घटना पर? मैं बताऊं कि थोड़ा सा ये दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी है और ये प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन जो है ना, ये इतने साइंटिस्ट हैं वहाँ पे, माइनर हैं, समझिए कि इंडियन स्कूल ऑफ माइंस है वहाँ पे, जिसके IIT हो गया है, वो वहाँ के साइंटिस्ट जा रहे हैं और ये दुर्भाग्य है कि वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कहाँ से एक्चुअली जो रिसाव हो रहा है। और ये हमें नहीं लगता है कि रिसाव धीरे धीरे था वहाँ रहा होगा। जो यहाँ पे जो प्रॉपर जो मशीन्स होते हैं, जो पोर्टेबल मशीन्स और जो गैस डिटेक्टर मशीन, उसका इंस्टॉलेशन नहीं होना, मैं बार बार बता रहा हूँ कि इसको दोबारा ना हो। और अगर माइंस क्लोज करने की बात है, सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं हो, और हम तो बड़ा दे रहे रेवेन्यू भाई, मोर देन 42%। तो ये जो चीज़ है ना कि जहाँ से ले रहे हैं, और ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम भी है कि वहाँ से जो CSR का है मुद्दा भी बनता है कि जहाँ से हम ले रहे हैं वहाँ के लोगों को वहाँ का बेनिफिट का कम से कम 8% जो है वो दें, हम वहाँ पे खर्च करें। और ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा कि वहाँ से लोगों को सबसे पहले रिहेबिलिट करें, वहाँ से पुनर्वास करें वहाँ से, ताकि फिर फर्दर किसी तरह की कैजुअलिटी ना हो और फिर आगे भी ना हो। इस तरह की व्यवस्था कायम करना चाहिए DGMS को भी और BCCL को भी। अच्छा सर, एक लगातार खबर भी आती है, इसका जवाब बहुत संक्षेप में दीजिएगा कि बंद पड़ी खदान के अंदर लोग घुसे और मृत्यु हो गई उनकी। तो ये जो मैं आपसे सवाल पूछा था स्पेसिफाई करके, ये बंद पड़ी खदान में कैसे घुस जाते हैं लोग, क्या प्रॉपर उसके गाइडलाइंस है? नहीं, बंद पड़ी खदान में तो कुछ जाना ही नहीं चाहिए। बंद पड़ी खदान में देखिए वहां से कोयला निकालते, BCCL ने क्लोजर प्लान बना दिया, बंद हो गई। लेकिन क्लोजर प्लान में क्या होता है कि वहां पे जो भराई होती है उसकी, वो नहीं हो रहा है। और उसके कारण से हो रहा है कि देखिए वहां से तो निकाला गया है कोल, मैंने देखा है, खुद जाके देखा है। मौत के बाद हमने वहां पे, जब मैं डिस्ट्रिक्ट इन्वायरमेंटल अप्रेजल कमेटी में माइन सेफ्टी के लिए था, वहां पे मेंबर जब था, तो देखिए भाई, तो क्या होता है ना कि वहां से काट के निकाल रहे कोयला काट के निकाले, तो क्या होता है कि वो कोई है नहीं, धंस जा रहा है, जिसके कारण से मौतें होती है। ये लगातार देख रहे हैं। और चोरी तो होता ही है, प्रोसेस होता है उसको नहीं निभाया जाता। नहीं, प्रोसेस नहीं पूरा कर रहे हैं, प्रोसेस पूरा नहीं कर रहे हैं। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि जो लबो-लुबाब है कि समन्वय की कमी देखने को मिल रही है। जिस तरह से ये घटना हुई है, समन्वय स्थापित होती है और आगे इस तरह की घटनाएं ना हो। और प्रसन्नजीत सर ने कहा कि उन्होंने फिजिकली वहां जाकर देखा कि जो क्लोजर प्रोसेस है उसको नहीं पूरा किया जाता, तो इसको भी ध्यान में रखा जाए कि इस तरह की खबरें दोबारा ना आए। डॉक्टर प्रसन्नजीत साहब, बहुत शुक्रिया आपका। प्रभास साहब, बेहद शुक्रिया आपका। सागर जी, बहुत शुक्रिया आपका। मन आपका भी बेहद शुक्रिया। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त नक्षत्र न्यूज़ को और इस डिबेट को दिया है। तो मेरे साथ